अलग से स्टूडेंट्स को इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने जो अप्रोचेज़ हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो आपके चाहे पुई के चाहे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोचेज़ हैं, उनको चेंज कर लेंगे तो ऑलरेडी अपने माइंड में कैलकुलेशंस होती जाती है। मैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो मुझे उसको समझने में लगते थे कि है क्या इसमें लिख, क्योंकि इतने बड़े बड़े उसके पैराग्राफ्स होते थे DIs के, जो हम देखते हैं कई बार। 15-20 मिनट्स में मेरी पजल्स बन जाती थी और इतना ही टाइम मतलब एक्सप्रेस करने के लिए नहीं था कि मुझसे भी एक लेवल ऊपर पे गई है। तो मतलब बहुत एक्साइटेड और बहुत एक अजीब सी फीलिंग थी। हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, सक्सेस स्टोरीज विद द बैंक एग्जामिनेशन टॉपर्स। और आज इसी सीरीज में हम लोग आए हैं एक SBI PO टॉपर के घर पे, उनसे ये जानने कि क्या उनकी जर्नी रही है और कैसे उन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो आ जाओ, आपको उनसे मिलाते हैं। हमारे सामने है श्रेया डोडा एंड शी हैज़ क्लियर्ड SBI PO एग्जामिनेशन दिस ईयर ओनली। तो हेलो श्रेया, कैसे हो आप? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो एग्जामिनेशन है SBI PO बैंक एग्जामिनेशन में, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और इसको अचीव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आपका रिजल्ट आया, ऑन द रिजल्ट डे शाम को आया, क्या आपका रिएक्शन रहा था? मैम जैसे रिज़ल्ट आया, पहले तो मैंने अपना रोल नंबर डाल के, जैसे PDF आती है तो मैंने अपना रोल नंबर डाल के देखा। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। जैसे लास्ट के 2-3 जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स जो होती हैं, जैसे वो डालने लगी तो वैसे ही वो हाईलाइट हो गया मेरा रोल नंबर। मैंने उसको फटाफट कट किया, मैंने कहा वापस से चेक करूँगी। फटाफट उसको वापस चेक किया एंड देखा तो हो गया था। तो आई स्टार्टेड क्राइंग उसी टाइम पे एंड मम्मा को कॉल किया साथ के साथ, क्योंकि मम्मा घर पे नहीं थे उस टाइम, ऑफिस में थे। मेरी सिस्टर घर पे थी उस टाइम पे, ब्रदर भी नहीं था, तो उसको भी साथ के साथ कॉल किया। तो एवरीवन वाज वेरी इमोशनल, सब ऐसे मतलब फील कर, पता नहीं क्या अचीव हो गया वो लाइफ में। तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले कपिल सर को कॉल किया, क्योंकि उनसे ही पढ़ा मैंने, स्टार्टिंग से उनको ही फॉलो करी थी। उनकी सारी एडवाइसेस, पढ़ाई तो की उनसे, बट जो वो एडवाइस देते थे वो भी सारी मैंने उनकी फॉलो की। तो मैंने सबसे पहले उनको कॉल करना ज़रूरी समझा। तो मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट आपने चेरिश किया ना? यस मैम, वो मोमेंट वापस नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आएगा डेफिनेटली, और अचीवमेंट्स लेंगे तो और ऐसे मोमेंट्स आएंगे। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या पढ़ा है अभी तक और कैसे कैसे आपकी जर्नी रही है? यस मैम, मैम मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी यहीं गंगानगर से, 2018 में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चली गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे ये था कि मुझे PhD करनी है। तो आई थॉट कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती हूँ। वो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की थी, पंजाब में। बट मैम उस टाइम पे कोविड आ गया 2020 में, एंड उस टाइम पे मेरा रिसर्च वर्क था लास्ट सेमेस्टर में, तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। फिर मुझे वापस आना पड़ा घर पे, लैब्स बंद हो गई थी। तो फिर अक्टूबर में गई मैं, उसके बाद अक्टूबर में जाकर देन मेरी जून 2021 में कंप्लीट हुई थी डिग्री। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे PhD को छोड़ के कुछ और सोचना चाहिए, कि मैं जल्दी से सेटल हो जाऊँ लाइफ में। फिर मम्मा तो हमेशा से सपोर्ट करते थे मुझे, फैमिली में मम्मा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ था ही नहीं। तो फिर मम्मा भी कहते जैसे तेरे को ठीक लगेगा। और मैम मीनवाइल जब मेरा ये सारा रिजल्ट आना था, क्योंकि पेपर वगैरह पब्लिश करवाना था मुझे, अपना रिसर्च पेपर, तो जब ये रिजल्ट आना था उसके बीच में मैंने सोचा कि कोई जॉब वगैरह देख लेते हैं अभी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बैंक एग्जाम्स देने का नहीं मूड था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने टीचिंग की जॉब देखी थी यहीं पे स्कूल में, तो वो मैंने किया, बट मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर मम्मा के पास आई, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये। मैं कहते कोई बात नहीं। तो फिर हमारी फैमिली में ना मैम एक्चुअली क्या है कि सभी बैंकर्स हैं। ग्रैंडफादर बैंकर थे, फादर भी बैंकर थे, मेरी सिस्टर भी बैंकर है। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने कहा कि ठीक है, अगर मुझे जाना ही है किसी फील्ड में, कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं बैंक एग्जाम्स के लिए जाऊँगी। तो फिर मैंने मार्च 2022 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मार्च 2022 एंड हेयर इन 2024 सिलेक्शन हो गया आपका, एंड ज़्यादा लंबी आपकी जर्नी नहीं रही है इंडीड। तो एक छोटी सी चीज़ ऐसा बताएंगे, तो जब आपने मार्च 2022 में स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किस पॉइंट पे किया था? मतलब जैसे आपने सबसे पहले सिलेबस देखा या टीचर्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, आपको सोर्सेज कैसे कैसे मिले? मैम जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरी सिस्टर भी बैंकर है, तो वो उसने भी लास्ट ईयर ज्वाइन किया। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया था, उसी ने मुझे गाइड किया था कि किन टीचर्स को कैसे फॉलो करना है। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस देखा, जैसे यूजुअली हर बच्चा करता है। फिर मैंने एक मॉक टेस्ट लगा कर देखा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ और मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे पता लगा कि अभी मैं प्री का लगा रही हूँ तो क्वांट्स में बहुत वीक है, रीजनिंग फिर भी थोड़ी बहुत हो गई थी, क्वांट्स बहुत वीक थी। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि क्वांट्स की टीचर्स को फॉलो करना। फिर मैंने देखा कि कौन से टीचर्स अच्छे हैं, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मुझे लगा कि मैं ठीक डायरेक्शन में हूँ, तो फिर मैंने उनको फॉलो किया था। तो मैम वहीं से, और GA के लिए मैंने कपिल सर को ही फॉलो किया स्टार्टिंग से ही। तो
तो जैसे वो बोलते थे कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे रिवीजन करनी है, सब वैसे किया था। एंड रीजनिंग के लिए भी मैम मैंने जो टीचर्स फॉलो, मतलब स्टार्टिंग में कुछ टीचर्स को फॉलो किया था, देन मैं फ़िल्टर करती गई कि मुझे किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। तो जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आपने कम्प्लीटली ऑफलाइन स्टार्ट की थी या फिर ऑनलाइन सीधा स्टार्ट की थी? ऑनलाइन स्टार्ट की थी। हाँ जी मैम। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा टफ आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्स था, तो हम कॉन्ट्स से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्स में सबसे पहले हमारे पास जैसे बैंक एग्जामिनेशन के 2 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स मेंस, तो आई वांट कि आप पूरा हमें बताएं कि प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया और क्या चीज़ें आपने फॉलो करी जो आपको हेल्प करी एग्जामिनेशन क्लियर करने में। यस मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो मुझसे हो जाते थे। अब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो मुझे पता लगा कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो वही मैंने मिस्टेक यही की थी कि मैंने अपने जो टीचर्स थे उनको एनालाइज नहीं किया था अच्छे से। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उनको चेक नहीं किया था कि मुझे उनसे समझ आया, मेरी उनसे बॉन्डिंग है या नहीं है, मैं कर पाऊँगी या नहीं बेसिकली। तो मैम मैंने स्टार्ट तो कर दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स निकल गए थे, मेंस भी हुआ बट वो बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं हुआ क्लियर, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन मैम सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़े से चेंजेस चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में और जहाँ से भी मैं पढ़ रही हूँ वहाँ से। उसके बाद मैम मैंने प्रीलिम्स भी वापस से एक बार स्टार्ट किया। मुझे पता था प्रीलिम्स हो गया है मुझसे, बट फिर भी मुझे था कि मैं रिस्क नहीं लूँगी, इस बार मुझे निकालना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो प्रीलिम्स से स्टार्ट करते एक बार फिर से, मॉक्स वगैरह और सारे टीचर्स। तो मैम मैंने उस टाइम पे टीचर्स चेंज किए। देन मैम मैंने मैथ्स जो है, क्वांट्स जो है, वो हर्षल सर से स्टार्ट की। उस टाइम पे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में हर्षल सर को फॉलो किया था एंड मुझे लगता है बेस्ट डिसीजन था मेरा हर्षल सर को फॉलो करने का क्वांट्स के लिए। मैंने सर की DI बैचेस वगैरह वो सब चीज़ें की। और मैम जैसे मैंने सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया ना हर्षल सर से पढ़ना, तो मुझे लगा कि हर्षल सर वो चीज़ें पढ़ाए हैं जो किसी ने भी नहीं पढ़ाई है, जैसे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो सारी चीज़ें। तो उनका एक बैच चलता था 0 to Infinity, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसी नेम से। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। जब अपना सेकंड अटेम्प्ट मैंने लिया अप्रैल में, जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मैंने जितना स्पीड से हो सकता था मैंने उसको कंप्लीट किया। एक दिन में मैं ऑलमोस्ट 4-5 क्लासेस लगाती थी क्वांट्स की जो होती थी। फिर वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करके जल्दी जल्दी देन मैंने प्रीलिम्स के मॉक्स तो साथ साथ देती थी मैं। मुझे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखने लगी कि पहले प्रीलिम्स भी निकले थे बट ऑलमोस्ट एज पे निकलते थे। उसके बाद मुझे दिखा कि मेरे प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैम इंग्लिश हो जाती थी, रीजनिंग की पजल्स भी बन जाती थी प्रीलिम्स की। मेन जो मेरी प्रॉब्लम थी वो क्वांट्स की थी। तो उसके बाद मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगी। मुझे लगा कि मुझे हर्षल सर को ही फॉलो करना और किसी को भी फॉलो नहीं करना बस। उसके बाद मेंस की क्लासेस भी साथ साथ हर्षल सर की तो चलती हैं हमेशा से ही, साथ साथ मेंस की क्लासेस भी देख रही थी। मैम सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखाना, जो मैंने पहले प्रिपरेशन की थी एंड जो बाद में की क्वांट्स में, वो ये था कि जहाँ से मैं पहले पढ़ती थी वो मुझे समझ ही नहीं आता क्वेश्चन मुझे स्टार्ट कैसे करना है। एंड हर्षल सर का ये मेथड है पढ़ाने का कि वो जैसे आपको क्वेश्चन लिख के दिया आप वहीं फर्स्ट वर्ड से उसको स्टार्ट करो, बस जो लाइंस में लिखा है उसको आप मैथ्स की फॉर्म में उतार दो। तो वो मुझे बहुत इजी लगा, क्योंकि मैथ्स से मुझे हमेशा से डर लगता था। मैंने 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ी थी। तो बस वहाँ से मुझे लगा कि मुझे हर्षल सर से पढ़ना। और फिर मैंने मेंस के क्वेश्चंस भी, मैम सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस के क्वेश्चंस भी वैसे ही बस लाइन टू लाइन पढ़ते जो है आपके बन जाते थे। आपको ये नहीं सोचना कि आपको कहाँ से लाइन उठानी है, आपको क्या चीज़ पहले लिखनी है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसमें, आपको कुछ भी नहीं सोचना। वो इतना स्मूथ लगा मुझे कि कहते कहते पता ही नहीं लगा कि कब मुझे मैथ्स इतनी अच्छी लगने लग गई। बस फिर मैथ्स का, क्वांट्स का वहाँ से किया मैंने। मेंस के भी जैसे सर, मैं मेंस मोस्टली सर के यूट्यूब चैनल से ही पढ़ी हूँ, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती तो सर के पेड बैच में भी थी, बट मुझे वहाँ से बहुत कन्वीनियंट लगता था तो मैं वहाँ से ही पढ़ी थी सर से यूट्यूब से। फिर उसके बाद मैम क्वांट्स ऐसे ही किया मैंने। और मैम क्वांट्स के साथ साथ मैंने हर्षल सर को क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी फॉलो किया। वो इतनी अच्छी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाए थे कि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बना लिए, जबकि मुझे इतना टफ लगता था। अजम्पशंस, इन्फरेंसेस, ये सब चीज़ें बहुत टफ लगती थी। ऑल्दो इंग्लिश में ही ठीक थी, फिर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा टफ लगती थी चीज़ें। बट धीरे धीरे फिर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बने एंड सरप्राइजिंगली इस अटेम्प्ट में IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस सब में क्रिटिकल रीजनिंग आई है। मिसलेनियस बहुत कम पार्ट आया बट क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा आया। तो वहाँ से मैम क्वांट्स और क्रिटिकल रीजनिंग तो हर्षल सर को फॉलो किया मैंने। एक चीज़ और बताओ, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं फिर मेंस पे जाते हैं जब मेंस एग्जामिनेशन आता है, और क्या उन स्टूडेंट्स को सिर्फ प्री पढ़ के मेंस बाद में करना चाहिए या दोनों को साइमल्टेनियस लेके चलना चाहिए? और मेन बात आती है स्पीड और एक्यूरेसी की। यस मैम। तो उस पर आपने कैसे काम किया?
मैम जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उससे कंपेयर करके आपको बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे क्वांट से बहुत डर लगता, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे ये था कि पहले मुझे अपने बेसिक्स तो क्लियर करने हैं, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो पहले मैंने प्रीलिम्स किया था और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की। मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स किया, उसके बाद मेंस करने का सोचा, बट जैसे ही अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो मेंस करने का टाइम ही नहीं बचा बिल्कुल भी। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरे को थोड़े बेसिक्स क्लियर हो गए थे, मैंने जब सर का 0 to इन्फिनिटी बैच कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ, क्योंकि 0 to इन्फिनिटी बैच सर का प्री या मेंस का नहीं है, वो प्री से लेके मेंस तक कंप्लीट है। तो वहाँ से फिर मैंने सर को बस प्री मेंस के साथ साथ ही फॉलो किया, मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाने, प्री के तो लगाती थी मैं डेली। जब एग्जाम्स नहीं होते तो 1 या 2 जैसे कन्वीनियंट लगता था, एग्जाम्स आ जाते थे तो 3 भी एग्जाम के बिल्कुल पास में लगा लेती थी। तो मॉक टेस्ट तो चलते रहते थे और मेंस के लिए फिर मैं हर्षल सर की क्लासेस ही करती थी बस। तो मुझे लगता है कि प्री और मेंस अगर आप साथ लेकर नहीं चलोगे तो अगस्त के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे हर्षल सर बोलते हैं कि अभी आपके पास जनवरी से लेके यहीं जुलाई तक का टाइम है जो आप कर सकते हो, बेसिकली तो जून तक है। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आ जाता है आपको प्री के टेस्ट वगैरह लगाने, उसके बाद तो आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा कहाँ चला गया। तो ये जो क्वांट्स में आपके सिंप्लीफिकेशंस आते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस, नंबर सीरीज आते हैं, इन पे आपको काम करना ज़रूरी है और नहीं स्पीड मैम बनाने के लिए? नहीं मैम, आपको मतलब अलग से स्टूडेंट्स को इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने जो अप्रोचेज हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो आपकी चाहे प्री के चाहे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोचेज हैं, उनको चेंज कर लेंगे तो ऑलरेडी अपने माइंड में कैलकुलेशंस होती जाती हैं। जैसे हर्षल सर सिखाते हैं, मैं बार बार हर्षल सर के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ के क्लियर किया है। जैसे सर सिखाते हैं कि अगर आपको एक तरीका आता है आपको करने का, आपको एक वे आता है क्वेश्चंस को करने का, तो आपको स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्पीड ऑलरेडी बनती जाती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपको पहले स्पीड पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से कोई भी सिंप्लीफिकेशन डेसिमल वगैरह वाले करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके क्वेश्चंस में अपने आप सॉल्व होते जाते हैं। आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे प्री अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली। हाँ जी बिल्कुल। चलो क्वांट्स का हुआ कंप्लीट, अब मैं आऊँगी रीजनिंग पे। हाँ जी। तो रीजनिंग आपने कैसे स्टार्ट करी? मैम रीजनिंग में स्टार्टिंग से ठीक थी, जैसे क्वांट्स जितनी ख़राब नहीं थी, ठीक थी उससे। तो पजल्स वगैरह के लिए तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दूसरे टीचर्स को फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद मैम जैसे मेंस में आते वही प्रॉब्लम की प्री तो हो जाता है बट मेंस के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो नहीं होते थे। लास्ट मतलब जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 के एग्जाम्स थे उसमें तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते थे, पीयू मेंस में भी आते थे। तो मुझे लगा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस तो यहाँ पर नहीं होंगे, तो फिर मैंने सर्च किया तो आप पढ़ाते थे मिसलेनियस क्वेश्चंस और वो भी नए नए टाइप के क्वेश्चंस। तो मैंने कपिल सर से आपके बारे में सुना था, कपिल सर बताते थे आपके बारे में और हर्षल सर के बारे में बताते थे, तो बस वहीं से मैंने आपको फॉलो किया। और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस नए नए टाइप के जो भी आप चाहे पजल्स करवाते थे, चाहे आप मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाते थे जो आपकी 12-30 वाली क्लासेस होती, बस वही करती थी मैं हमेशा। और फिर मॉक टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग आपने हर्षल सर से कंप्लीट की और बाकी पोर्शन आपने सेकंड अटेम्प्ट में मुझसे कंप्लीट किया। एक छोटी सी चीज़ पूछूंगी, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो आपको क्या ये डिफरेंस फील हुआ कि सिर्फ हमें पजल्स पे ध्यान देना है या सिर्फ मिसलेनियस पे ध्यान देना है, या दोनों को साथ में लेके चलना है? दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। जैसे अभी इस अटेम्प्ट में हम देख चुके हैं, मेंस में उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए ही नहीं है, आपको सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी तभी आप निकाल सकते हैं एग्जाम्स। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मैं 50% ये कर, मतलब थोड़ा सा ये कर जाती हूँ तो इससे 50% तो हो ही जाएगा। आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बैंक एग्जाम्स, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको सब कुछ साथ में लेके चलना ही पड़ेगा एस्पिरेंट्स को। और जो हमारा एक प्रैक्टिस का टाइम आता है कि जब हमने क्लासेस कर ली हैं बहुत अच्छे से, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपने प्रैक्टिस चीज़ों की कहाँ से करी? आपने चाहे क्वांट्स की बात है चाहे रीजनिंग की बात है, कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, कैसे भी कंप्लीट हुआ, आपने उसको प्रैक्टिस दोबारा से कैसे किया? मैम प्रैक्टिस वैसे तो मॉक टेस्ट वगैरह से ही हो जाती थी, तो अगर मुझे मेंस की प्रैक्टिस करनी होती थी तो इनिशियली जब हमारे एग्जाम्स नहीं होते हैं मेंस वगैरह के, तो मैं मॉक टेस्ट को सबमिट करके वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मेरी स्पीड कम है, मुझे एज अ PDF नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन, तो मैं मेंस का मॉक टेस्ट ही लगा लेती थी, एक सब्जेक्ट का सेक्शन लगा लिया, उसको सबमिट कर दिया, फिर सेक्शनल उठा लिया। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही करती थी, क्योंकि वहाँ से आपको सारा अच्छे फॉर्मेट में मिल जाता है। हाँ जी, ठीक है। क्वांट के बारे में रीजनिंग, जो कि मेजर स्टूडेंट्स इसके पीछे ही भागते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के पीछे। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं कि आते हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे लगता है कि डुएबल ही नहीं होते, या डुएबल होने के बावजूद भी उनसे सॉल्व नहीं होते। तो जब आपने अपनी पहली DI सॉल्व की थी या पहली पजल सॉल्व की थी, आपको कितना टाइम लगा था? मैम DI की अगर मैं बात करूँ तो DI तो मुझसे सॉल्व हुई नहीं थी स्टार्टिंग में, काफ़ी टाइम तो सॉल्व, बट जब वो बनने लगी तो मुझे
DI में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो मुझे उसको समझने में लगते थे कि है क्या इसमें लिख, क्योंकि इतने बड़े बड़े उसके पैराग्राफ्स होते थे DIs के, जो हम देखते हैं कई बार, तो मुझे वो समझ ही नहीं आता था कि इसमें करना क्या है। फर्स्ट अटैम्प्ट की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, जैसे जैसे प्रैक्टिस की मैंने, रेगुलर प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर DIs भी बनने लगी और सारे मतलब सब तरह के क्वेश्चंस बनने लगे धीरे धीरे स्लोली। तो उसके बाद मैम मुझे DI करने में, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कि मैं अपना अटैम्प्ट देने से पहले मैंने कितने टाइम में प्रैक्टिस कर ली होगी, तो मुझे ऑलमोस्ट मतलब मुझे इतना इंप्रूवमेंट दिखा कि जो क्वेश्चन समझने में मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते थे, अब मुझे उसको एक बार में पढ़ के समझ आ रहा था कि इसमें करना क्या है। आगे फिर वो जो भी उसके आगे दिया हुआ है, अगर कोई मतलब जैसे आजकल तो शॉर्ट DIs आती हैं बिल्कुल, मतलब कैसलेट्स कह लो आप, वैसी आती हैं। पहले मैं परसेंटेज में भी कंफ्यूज हो जाती थी कि ये परसेंटेज ऐसी है तो क्या करना है, बट वो विद प्रैक्टिस की परसेंटेजेस भी दिमाग में बैठ गई। लर्न नहीं किया बट वो दिमाग में बैठ गई। और जैसे सर सिखाते हैं, हर्षल सर, कि आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी क्या है इसमें। एंड कुछ परसेंटेज जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे 233 एंड 233.33%, तो उसको सर ब्रेक करके सिखाते थे कि आप 200 अलग ले लो, 33 ऐसे अलग ले लो, इस तरह से। तो वो मैम मुझे लगता है ना कि आप अगर प्रैक्टिस करते जाते हो और अगर आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो टाइम है वो सबका अपना अलग अलग होता है, कितना कितना टाइम लगेगा, बट मुझे ये था कि मुझे एक बार में पढ़ के समझ आ जाता था करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो वो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी मुझे DI में। एंड मैम पज़ल की बात करें तो पज़ल तो जो मेंस की पज़ल्स होती थी उसमें तो मुझे कभी कभी 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर भी लग जाता था एक पज़ल में। बट फिर वो विद टाइम बात करें, आपकी अगर अप्रोचेस, जैसे आप अप्रोचेस सिखाते थे, जैसे आप 2-3 पॉसिबिलिटीज साथ में लेते थे, अगर उस तरीके से करूँ तो फिर मुझे बहुत कम, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में मेरी पज़ल्स बन जाती थी। और इतना ही टाइम मुझे अभी SBI PO में पज़ल बना के आई थी, तो ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट्स ही लगे थे उस पज़ल को बनाने में। पता नहीं मुझे पज़ल ईजी लगी थी या वो ईजी थी, वो मुझे अब नहीं पता ऐसे तो, बट हाँ टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया था विद प्रैक्टिस। बस बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को पकड़ना आना हाँ चाहिए। जी। अगर आपने क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स कनेक्ट हाँ कर लिए हैं तो वो विद इन 10 मिनट्स भी बन Yes, सकता है। बात करें अगर मेंस एग्जामिनेशन की, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि 20 से 25 मिनट ले रहा है, उसको आपको करने की आर्ट आनी चाहिए कि उसको 10 मिनट्स में हमें कैसे रिड्यूस करना है। और वो वही बच्चे सीख सकते हैं जो अपने अप्रोचेस पे काम करते Yes, हैं। ma'am. अब हम बात करेंगे तीसरे सेक्शन के बारे में, जो हमारे दोनों एग्जामिनेशंस में आता है, विच इज़ इंग्लिश सेक्शन। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं अभी भी, काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हुआ लगता है इंग्लिश की, बहुत डर लगता है कि हम कर ही नहीं पाते, हमें समझ में ही नहीं आती है। आपने कैसे इंग्लिश को अप्रोच किया? मैम इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी मैं हमेशा से ही, तो मुझे उतना ज़्यादा कभी इशू हुआ नहीं, क्योंकि रीडिंग की हैबिट होती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, बुक्स वगैरह सबसे, तो उतना कभी इशू हुआ ही नहीं। मैंने कभी कोई रूल्स नहीं पढ़े ग्रामर के, मैंने कभी वोकैब अलग से फोकस नहीं किए, बस वही एडिटोरियल जैसे स्टार्टिंग में सब पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़े, और जो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नए वर्ड्स मिलते थे मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी कि ये वर्ड्स हैं और मुझे इनको रिवाइज करना एक बार, बस उसी मेथड से मैं चलती थी। फिर मॉक्स लगा के देखे तो मॉक्स में ठीक जाते थे मेरे मार्क्स वगैरह, मेंस में भी और पुई में भी। वही मैं इंग्लिश का भी सेक्शनल लगा के देखती थी अलग से कि मुझे पूरे इतना टाइम नहीं बैठना, तो मैं सिर्फ इंग्लिश का लगा के देख लूँगी। तो वहीं से बस मुझे लगा कि हाँ इंग्लिश मैं कर सकती हूँ। और मैम अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो मेरी एक ही एडवाइस होती है हमेशा कि आप रीडिंग करो, क्योंकि मुझे पता है कि ओवर द टाइम ये डेवलप जो हुई है रीडिंग की हैबिट, इसी की वजह से अब पैसेजेस वगैरह इतने इजी लगते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो चाहे कुछ भी हो। बाकी अगर फाइनेंस का है, बैंकिंग है, तो मैं उसके लिए कहूँगी कपिल सर को फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको टर्म समझ आ जाएंगी, कपिल सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपको टर्म समझ आ गई तो फिर आपको वो एक नॉर्मल इंग्लिश का पैसेज लगेगा। तो आपको बस रीडिंग करनी है। अगर आपका एडिटोरियल पढ़ने का मन नहीं है तो आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस सेंटेंस में क्या अलग है जो इसमें नहीं होना चाहिए, तो वो आपको पढ़ने के साथ साथ ही आएगा। आप पैसेजेस पढ़िए, अलग अलग स्टोरीज पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, क्योंकि वो सुन के भी कहीं ना कहीं हैबिट डेवलप हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया कभी, मैंने हमेशा मॉक्स वगैरह कोई किया है। तो अगर एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, मान लो, उसको ग्रामर करनी ज़रूरी है? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि ग्रामर, क्योंकि आप कितने रूल्स याद कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल मतलब मुझसे तो बिल्कुल रूल्स ऐसे क़याम होते नहीं थे, हो भी जाएँ कुछ तो कभी अप्लाई नहीं होते थे, क्योंकि हैबिट बनी हुई थी और हमेशा माइंड में वही आता था सेंटेंस को पढ़ के, नहीं ये सेंटेंस गलत है, इसमें ये नहीं आएगा वो आएगा, तो कभी रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है जो बच्चे रूल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो कीजिए, बट अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आपको स्विच कर जाना चाहिए, उसी पे नहीं बैठे रहना चाहिए कि हाँ अगर रूल्स पढ़ने चाहिए तो पढ़ने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए किसी ने कह दिया तो पढ़ लो। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज और आपको अपना वे देखना चाहिए कि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो स्विच कर जाओ। ठीक है।
हाँ जी। जैसे हमारे इंग्लिश में मेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, Yes, पैसेजेस भी आते हैं, पैराजम्बल्स भी आते हैं, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करके, प्रैक्टिस पे फोकस करके एग्जामिनेशन देता है, मॉक टेस्ट लगा के एग्जामिनेशन देता है, तो उसका क्लियर हो सकता है इंग्लिश सेक्शन? बिल्कुल मैम, हो सकता है। मुझे लगता है यही अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है कि आप रीडिंग करो, आप प्रैक्टिस करो एंड देन आप देखो कि कितनी इम्प्रूवमेंट है। आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखेगी, एकदम से तो नहीं दिखेगी, बट ओवर द टाइम आपको दिखेगा कि हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इंग्लिश के साथ ही एक छोटा सा और हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन में पोर्शन आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। यस मैम। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जैसे हमारे आईबीपीएस पीओ मेंस में आती है, एसबीआई पीओ मेंस में आती है, आपने उसको कैसे टारगेट किया कि मुझे इसमें कैसे क्लियर अप करना है ये सेक्शन? मैम बस मैंने ना वही कि जैसे आर्टिकल्स वगैरह, पैसेजेस वगैरह वही पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन गेन की थी। और स्टार्टिंग में जब मैंने जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो थोड़ा सा सभी को डर लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, पता नहीं कैसे एग्जाम्स आएगा। तब मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, बस अपने नोट पैड वगैरह में लिख के, जैसे वर्ड या नोट पैड वगैरह में लिख के मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने कभी कहीं से कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया इसका, कहीं से प्रैक्टिस नहीं की, बस वहीं से लिख के सेंटेंस फॉर्मेशन बेसिक आती थी। ये नहीं कि आपको बहुत हाई वोकैब चाहिए, आपको बहुत सेंटेंस को घुमा के लिखना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, आपको कोई बहुत हाई लेवल का कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। सिंपल सेंटेंसेस, इजी वोकैब, और अगर आपके कुछ फैक्ट्स हैं तो आप लिख दो, अगर कोई डेटा वगैरह है वो पढ़ के अगर याद है आपको, नहीं तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, क्लियर हो जाता है उसमें भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ही नहीं डिस्क्रिप्टिव। मतलब डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल करके लिखिए, आप जितने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं वो इजी हो जाएगा। और जैसे पंचुएशन और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, पंचुएशन, स्पेलिंग्स नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए। ग्रामर के लिए वही बात, आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको विद प्रैक्टिस आएगा। तो अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से थोड़े से पॉइंट्स निकालना चाहें तो आपकी पंक्चुएशन सही होनी चाहिए। Yes, आपकी ग्रामर के जो भी टर्म्स हैं वो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में सही होने चाहिए, कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल है, उन चीज़ों पे ध्यान देना, ना कि बहुत ज़्यादा हाई टाइप की वोकैबुलरी में आपको फोकस करना है। सिंप्लीफाई करके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके हमारा डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए टॉपिक क्या है एंड आपको क्या लिखना है। अगर वो ऐसे पूछ रहे हैं कि मूवीज़ कैसे बच्चों को अफेक्ट करी, तो आप मूवीज़ के बारे में मत लिखिए, आप स्टार्ट उसको ऐसे कीजिए कि कैसे अफेक्ट करती है। दिन बीच में आप थोड़ा बहुत ठीक है लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, देन एंड भी उसका कंक्लूजन भी वैसे ही कीजिए कि कैसे अफेक्ट करिए, आप उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे मेजर थ्री जो सेक्शंस हैं वो क्लियर हमने कर लिया है। एक बहुत ऐसा सेक्शन जिससे मैं कहूँ कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भागेंगे कि हमारे पीछे कभी भी ना आए, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो ऐसा एक सेक्शन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। हाँ जी, क्योंकि उनको रिटेन ही नहीं हो पाता सब चीज़ें। जनरल अवेयरनेस में चाहूँगी आप बिल्कुल ज़ीरो से बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने रिविजन कैसे की, और सभी चीज़ों को इकट्ठा करके आपने माइंड में उसको रिमेंबर कैसे की चीज़ों को। मैम जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने फर्स्ट डे से कपिल सर को बस पकड़ लिया था कि मैंने कपिल सर को नहीं छोड़ना है, कपिल सर से अच्छा। क्योंकि मैम मैंने जैसे एक दो टीचर्स देख, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कभी, एक दो बस मैंने देखा कि नहीं मुझे मैं इसके साथ नहीं बैठेगी, मैं इनसे नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैंने कहा नहीं ठीक है। मुझे सजेस्ट पहले कपिल सर के लिए किया था, मेरी सिस्टर ने सजेशन दिया था कि तू सर से पढ़ते हो जाएगा, मैंने सर से ही पढ़ा। लेकिन होता है ना स्टार्टिंग में हमें होता है कि हम देख लें, क्या पता कि अगर इसको यहाँ समझ आ गया मुझे वहाँ से समझ आ जाए। बस मैंने वो स्टार्टिंग में कोई 2-3 दिन किया, मैंने कहा नहीं मुझे कपिल सर का ही सबसे अच्छा समझ आएगा, बस इसके बाद स्विच नहीं करना। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होती है जीए के सोर्स में कि आप बार बार स्विच करते हैं ना तो आपके कहीं भी समझ नहीं आता है, क्योंकि हर किसी का मटेरियल अलग होता है, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो कहीं से भी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने कहा कपिल सर को फॉलो करना। एंड फर्स्ट डे से आई थिंक मैंने 16 मार्च 2022 से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। तब से लेकर मैंने डेली कपिल सर की पीडीएफ्स ही पढ़ी हैं। एंड सर ने जैसे जैसे सजेशन दिया है कि आपको वीकली करना है, आपको मंथली करना है, आपको क्विजेस लगाने, उस टाइम पे सर डेली क्लासेस लेते होते थे रात को एमसीक्यूज़ की। तो बस दिन में पढ़ना, सर की पहले क्लास लगानी सुबह, उसको दिन में रिवाइज करना एंड रात को एमसीक्यूज़ करने। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली के एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फिर वीकली एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से रिटेन होती हैं चीज़ें। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया तो आपको उसका आंसर कैसे करना है। एंड सर तो हमेशा अपने जो एमसीक्यूज़ होते थे उसमें वो भी इंक्लूड करते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह। सर का ये था कि कुछ भी नया पैटर्न मिलने से पहले मैं करवा दूँ बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बस फर्स्ट डे से मैंने डेली पीडीएफ्स पढ़ी हैं, फिर वीकली पीडीएफ्स पढ़ी हैं, मंथली पीडीएफ्स पढ़ी हैं, ये किया। मैम जैसे एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा हो जाता है कि आप वीकली नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक मंथ में 2-2 3-3 बार एग्जाम्स भी होते हैं, आपको प्री पे फोकस करना होता है।
तब होता था कई बार थोड़ा बहुत छूट जाता था, क्योंकि नॉर्मल पुई पे फोकस करे थे। अगर तीन चार पुई के आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, तो आपका कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो बस जैसे ही वो एग्जाम होता था, नेक्स्ट डे से मैं ट्राई करती थी कि जितना भी बैकलॉग हुआ है मैं उसको क्लियर कर लूँ, साथ के साथ उसको ख़त्म कर लूँ। एंड अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 15 डेज 20 डेज में नहीं पढ़ पाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो मैं आगे तो करती थी, स्टार्टिंग में पीछे के 2-2 दिन उठा लेती थी, तो उस तरह से मैं कवर कर लेती थी। फिर उसको फटाफट उसके बाद जैसे मैंने वो 15-20 डेज का बैकलॉग क्लियर किया, तो मैं साथ के साथ ही उसको रिवाइज भी करती थी कि एक आध दिन बाद वापस से रिवाइज कर ले कि मैं भूल ना चाहूँ। तो ऐसे ही करती थी मैम, डेली, वीकली, मंथली, साथ साथ MCQs उसके। यही होता था मेरा पैटर्न पढ़ने का, और 2 साल से यही है। तो कभी मुझे जीए में ऐसे नहीं कि हाँ कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुई, ऐसे नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स आते थे। जीए और इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स ही आते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सही थे, सेकंड अटेम्प्ट में भी सही थे। तो मुझे जहाँ प्रॉब्लम दिखी इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग, उसको मैंने चेंज किया। जीए और इंग्लिश मैंने कभी चेंज नहीं किया अपना मेथड। तो आपने क्लासेस सर की ली? हाँ जी। पीडीएफ भी सर की फॉलो करी? हाँ जी मैम, कहीं और से कोई पीडीएफ नहीं पढ़ी मैंने कभी, किसी सेकंड सोर्स को फॉलो नहीं किया। जैसे कई बार कई स्ट्रेटेजी वीडियोस में होता है कि आप 2 या 3 सोर्सेज फॉलो करो, कुछ न्यूज़ होती हैं जो कवर नहीं होती एक सोर्स में, वो आप दूसरी जगह से कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ, आपको हर एक न्यूज़ कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो सर अपने आप कवर कर देते हैं, तभी सर के रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उसको ही फॉलो करो। अगर आप एक टीचर को फॉलो करो तो आप उनकी सुनो, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आप करोगे तो फिर वही बात है, कन्फ्यूजन आएगी। अगर सर ने एक न्यूज़ पढ़ा दिया, वही न्यूज़ दूसरी जगह जाके पढ़ोगे, वहाँ पे कोई आपको 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपको ऐसे होगा यार उन्होंने तो ये पढ़ाया नहीं, यहाँ पे ये ज़्यादा लिखा हुआ है, ऑल दो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तभी वो ऐड नहीं किया गया उस PDF में। तो मुझे लगता है कि एक ही आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैम जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल था वो सर का RBI कॉर्नर वहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले मैम। SBI PO एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, SBI क्लर्क में भी थे और SBI PO में भी थे। तो अगर किसी ने वो भी बहुत अच्छे से करके उसको रिवाइज कर लिया है ना, तो वो भी कट ऑफ तो क्या, उससे भी अच्छे मार्क्स, 15 मार्क्स तो आई गेस ला सकता है वो पर्सन वहाँ से पढ़ के भी। तो क्विजेस का आपने एक ही सोर्स रखा है या और भी काफ़ी सारे सोर्सेज फॉलो किए? क्विजेज मैम मैंने सर से किए हैं। हाँ जी, क्विजेज भी सर से, क्योंकि सर से पढ़ के सर से क्विजेज कर लेती थी। बाकी ये था कि कभी अगर मैं फ्री बैठी हूँ कि मुझे कितना रिटेन है इसे चेक करना, तो मैं किसी और वेबसाइट पे जाके देख लेती थी थोड़ा सा, बट ऐसे नहीं कि मैं डेली की डेली कहीं और से करती हूँ, ऐसा नहीं था। डेली तो सर से ही करती थी। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एक छोटा सा पार्ट, या कहूँगी अच्छा सा पार्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पढ़नी चाहिए या छोड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए उसका? मैम बैंकिंग अवेयरनेस तो किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कंसेप्ट है क्या। न्यूज़ में बहुत सारी जो बैंकिंग न्यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ ही है बैंक एग्जाम में। तो जो बैंकिंग न्यूज़ होती है उनमें डेली आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं जो आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा। आपको उसको पूरे एक्सप्लेनेशन में, पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि वो है क्या एक्चुअल में। इस वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको प्रिपरेशन करते ही आपको वहाँ से पढ़नी चाहिए। जैसे बोलते हैं सर हमेशा आपको स्टार्टिंग में वही करनी चाहिए, ताकि बाद में आप पे बर्डन भी ना हो कि मुझे बैंकिंग अवेयरनेस करनी है। ऑल्दो सर डेली समझाते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं सर डेली उसको एक्सप्लेन करते हैं, कि बहुत बार रिपीट होते हैं तो सर एक्सप्लेन करते जाते हैं। बट फिर भी आपको एक बार पहले कोर्स कर लेना चाहिए कि आपकी बाद में रिवीजन होती जाएगी। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने भी ऐसे किया था जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट जब था उस टाइम पे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस सबसे पहले की थी। डेली क्लासेस तो चलती थी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि एग्जाम्स वगैरह नहीं थे और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी थी वहाँ से। एंड देन उसके बाद फिर मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और कुछ कंसेप्ट भूल भी गए तो फिर वो क्लास में रिवाइज हो जाते थे। तो बैंकिंग अवेयरनेस का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल है आपको जीए समझने में। नेशनल न्यूज़ वगैरह अलग है, बट बैंकिंग न्यूज़ अगर आपको समझनी है जिसका बहुत अच्छा वेटेज है तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस करनी ही चाहिए। इससे इंटरकनेक्टेड अगर अपन उसकी बात करें कि कुछ आपके पास फाइनेंशियल आर्टिकल्स आ जाते हैं इंग्लिश में, हाँ जी, या फिर कुछ बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं इंग्लिश के पैसेजेस में या कहीं और पे, हाँ जी, तो वो आपको अकेले इंग्लिश करके समझ में आ जाएगी या उसके लिए भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नीड है करने की? उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस मस्ट है, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। आप ठीक है देख लोगे गूगल पे, आप देख सकते हो, नो इशू। कुछ बच्चे होते हैं जो वहाँ से समझ लेते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा इशू यही होता था मुझे विकीपीडिया या गूगल पे जाके कि हर जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होती थी, क्योंकि वही बात है कि बैंकिंग अवेयरनेस आप ऐसे गूगल से नहीं समझ सकते। जिसने एक्सपीरियंस किया वही आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है, नो डाउट। बाकी टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट अगर आप एक ऐसे पर्सन से समझ रहे हो जिसने वो काम किया है तो आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपने कर लिया तो आपको कोई फाइनेंशियल एडिटोरियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको कभी बैंकिंग न्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मस्ट है। तो चारों सेक्शंस हमारे यहाँ पे कवर अप हो गए हैं बिल्कुल प्री से मेंस तक।
अब हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। हाँ जी। तो मॉक टेस्ट आपने कब से लगाना स्टार्ट किया? एग्जामिनेशंस में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? एग्जामिनेशन से पहले या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मंथ आपको कितना लगाना चाहिए और कब आपको नहीं लगाना चाहिए? तो वो सारी चीज़ें, प्लस आपने कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए वो भी बताना। ओके मैम, मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो पहले तो आप एक लगा के देख लो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मैंने ऐसे ही किया था, एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि हाँ मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लग गया है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं नहीं लगा सकती, मेरा मोरल डाउन होना था। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी है, जितना मतलब इतना हो जाए कि हाँ मैं मॉक टेस्ट लगा सकूँ, चीज़ें समझ सकूँ। तो बस उसके बाद आई थिंक मैंने 2 मंथ्स पढ़ाई की थी। 2 मंथ्स में जितना मेरा सिलेबस, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट कवर हो जाती है 2 मंथ्स में, आपकी इंग्लिश हो जाती है, अगर आप रीडिंग करें तो इंग्लिश 2 मंथ्स में आपको हैबिट हो जाती है अच्छे से 2 मंथ्स में उसको पढ़ने की। जीए होती नहीं प्रीलिम्स में, तो एक क्वांट्स होती है जिसका सिलेबस कई बार थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो आई थिंक 2 या 3 मंथ्स में जब आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे तो एस्पिरेंट्स को स्टार्ट कर देने चाहिए मॉक टेस्ट लगाने। मुझे लगता है कि वो बेस्ट रहता है, क्योंकि साथ साथ आपको मिस्टेक्स पता लगती हैं, अप्रोचेज नई नई पता लगती हैं कि आप इधर मॉक टेस्ट लगाते हो, फिर आप क्लास में जाके देखते हो, वैसे सेम टाइप के क्वेश्चंस तो कोई ना कोई टीचर करवाते हैं, आप जाके देखते हो तो आपको पता लगता है कि मैंने इस अप्रोच से किया था, इसको ऐसे करना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक बार सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद भी लगाते हो, तो वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि हाँ आपको लगता है कि एक बार कंप्लीट हो जाए 3-4 मंथ्स लेके, उसके बाद ही आप करना चाहते हो, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैंने ऐसे किया था कि मुझे 2 या 2.5 मंथ्स हो गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद मैंने प्री के मॉक टेस्ट तो स्टार्ट कर दिए थे बिल्कुल। फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने मेंस के भी कर दिए थे। जब मुझे लगा कि मेंस के मैंने थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद मैंने मेंस के भी लगाने स्टार्ट कर दिए थे मॉक टेस्ट। तो एक वीक में कितने मॉक टेस्ट आप लगाते थे? मैम प्री के तो मैं ट्राई करती थी कि मैं 4 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट एक वीक में लगाऊँ स्टार्टिंग में, जब कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे जस्ट 2 मंथ्स के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये था कि 3 to 4 मॉक टेस्ट में लगाऊँ, क्योंकि एनालाइज भी करना होता था उसको, तो उसमें भी टाइम जाता था। स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगता था मुझे एनालिसिस में भी, उसकी काफ़ी मिस्टेक्स होती थी, काफ़ी क्वेश्चंस मैं छोड़ देती थी। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में वीक में 3 to 4 मॉक टेस्ट लगाती होती थी। उसके बाद जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ फिर डेली का एक लगाना था मैंने। फिर मैंने एग्ज़ाम्स तक छोड़ा ही नहीं कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगी आज, डेली एक। और जैसे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं 2-2 पे स्विच कर जाती थी। और एग्ज़ाम से 1 या 2 हफ्ते पहले मैं 3-3 भी लगा लेती थी, जैसे जैसे मेरे पास टाइम है, क्योंकि मुझे जीए तो कंटिन्यू रखनी थी, जीए नहीं छोड़ सकती थी मैं। तो जैसे मेरे पास टाइम बच रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने मेंस पे उतना ज़्यादा साथ साथ फोकस नहीं किया था, तो मैं प्री पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करी थी। तो दिन में मैं 3-3 मॉक टेस्ट भी लगा लेती थी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ऐसे किया था, लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट में आई मैम, तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ कोई हो जाता है तो साथ साथ मेंस लेके चलते हैं। तब मॉक टेस्ट थोड़े से कम हो गई थी फ्रीक्वेंसी में ही। तो उसके बाद मैंने जैसे मेंस की कुछ क्लासेस लगाई स्टार्टिंग में, अप्रैल में जब मैंने स्टार्ट किया 0 to infinity वगैरह, उसमें मेंस वगैरह सब कवर हो जाता था। रीजनिंग की कुछ मेंस की क्लासेस लगाई, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए। तो प्री के मॉक टेस्ट में दिन में 1 या 2 लगा ली, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम कम लगने लगा एनालिसिस वगैरह में। तो जैसे मेरे पास टाइम है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बना लेती थी, होती थी 1 या 2 मॉक टेस्ट। ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मॉक टेस्ट कंटिन्यू थे मेरे, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। तो प्री के मॉक टेस्ट तो मैंने ऐसे लगाए। और मेंस के मैम सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कॉन्फिडेंस आया था, तो मेंस के मैं कभी सेक्शनल भी लगा लेती थी। फुल मॉक टेस्ट मैंने बहुत कम लगाए थे, क्योंकि इतना लंबा मुझे लगता था कि मुझे सिंगल सेक्शन उठा के अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट लगता था उस टाइम पे। तो मैं फुल अगर मॉक टेस्ट लगा भी लेती थी, उसका एनालिसिस नहीं होता था मुझसे, इसलिए मैं सेक्शनल उठाती थी और सेक्शनल लगा लेती थी। वो अलग अलग मॉक टेस्ट जो मैंने लिए हुए थे उनसे कर लेती होती थी मैं। उसके बाद मैम जैसे मेंस के मॉक टेस्ट जैसे सेक्शनल लगा लिए, जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली अलग से, या उसी टाइप के क्वेश्चंस जैसे सर से प्रैक्टिस कर लिए, सर करवाते होते थे अपने यूट्यूब पे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद मैम जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे, प्री का तो ठीक है, प्री के तो लग जाते थे, प्री की तो एक फ्लो बन गया था। मेंस का जब होने जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे, तो उस टाइम पे जैसे प्री निकल गया, तो प्री दे के आती थी जब मैं प्री का एग्ज़ाम, तो मुझे लगता था कि अच्छा हुआ निकल जाएगा, कॉन्फिडेंट होती थी मैं। तो तभी मैं मेंस के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देती थी, मैं वेट नहीं करती थी रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। बस साथ के साथ एग्ज़ाम्स दे के आई अपना प्री का, और मेंस के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए। मेंस के मॉक टेस्ट फिर मैम मैं ट्राई करती थी कि वीक में 2 लगाऊं कंप्लीट मॉक टेस्ट और इसको एनालाइज करूं। और फिर जब मैम रिजल्ट आ जाता था, प्री का रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया एग्जाम, उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती होती थी मेंस, क्योंकि मैं मेंस के मॉक टेस्ट कंप्लीट इसलिए लगाती थी, मुझे बैठने की हैबिट हो, मैं वहाँ मेरा माइंड काम करे, मैं थक नहीं जाऊँ ज़्यादा, तो इसलिए बस मैं वो लगाती होती थी।
और उसके बाद जब रिजल्ट आता था तो मैं ट्राई करती थी कि मैं जीए पे ज़्यादा फोकस करूँ। जैसे ऑलमोस्ट अगर हमें 1 मंथ मिलता है तो मैं स्टार्टिंग के 1 या 2 वीक में तो मैं मेंस के मॉक टेस्ट लगा लेती थी, 1-2 जितना मेरे पास टाइम होता था, जीए साथ साथ रिवाइज करती थी। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 वीक्स में सिर्फ जीए रिवाइज करती थी कि जीए का जो भी पिछला अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसको फटाफट कवर किया, वीकली किया, मंथली किया, बस फिर वो रिवीजन करती थी मैं। तो ये मॉक टेस्ट का मेरा होता था। प्री के मॉक टेस्ट तो मैं हमेशा लगाती थी, कभी नहीं छोड़े मैंने। मेंस का कभी सेक्शनल लगा लिया, कभी फुल मॉक टेस्ट लगा लिया, बट लगाती रहती थी कि क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थोड़ी सी। तो आपका प्रैक्टिस का भी वही सोर्स था और आपकी सिटिंग का भी वही सोर्स था कि हाँ बस मॉक जी। टेस्ट लगा लो, उससे सब कवर हाँ अप हो जी, जाएगा। क्योंकि मैंने 3-4 सोर्स से लिए हुए थे मॉक टेस्ट, तो ऐसा नहीं था कि मॉक टेस्ट कम है, तो मैं लगा लेती थी। जितने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सबमिट करके भी लगा लिया, कभी फुल मॉक टेस्ट भी दे दिया, सेक्शनल्स भी लगा लिए, तो उस वे में कर। तो कौन कौन से सोर्सेज थे आपके? मैम एक तो लर्निंग नीति, एक टेक्स्ट बुक था, एक मेरे पास स्मार्ट कीड़ा था, और स्टडी नीति भी था पहले, तो वो भी मैं करती थी। तो ये स्टडी 3-4 हाँ जी, sources एक थे। स्टडी मैम स्टार्टिंग में स्टडी नीति में नोटबुक सीरीज भी थी, तो वहाँ से भी मैं प्रैक्टिस कर लेती होती थी। तो अगर मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट सबमिट नहीं करना, तो वो ऑप्शन भी था मेरे पास कि मैं उसमें, क्योंकि टाइमर के साथ थे वो क्वेश्चंस, तो क्विज फॉर्म में थे, तो मैं वहाँ से भी कर लेती थी। तो श्रेया, हमने मेजर चीज़ें सब डिस्कस कर ली हैं। अब एक लास्ट जो हमारा फेज़ आता है जिससे फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट बन जाती है, वो हमारा फेज़ है इंटरव्यू का फेज़, जो कि हमारे पीओ एग्जामिनेशंस में होता है। तो आपने कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया? आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे इंटरव्यू प्रिपेयर करने में? और जब आपने इंटरव्यू दिया, जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की? कैसा वहाँ पे पैनल था? मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताओ आप। यस मैम। मैम उसके लिए अगर प्रिपरेशन की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पहले की हुई थी। एंड इंटरव्यू में क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह से आपको वहाँ बैठना है, उठना है, डोर खोलना है, डोर बंद करना है, ये छोटी से छोटी चीज़ कपिल सर से मैंने सीखी। उनका जो कोर्स था मैंने वही लिया था, एंड वहाँ से मैंने उनसे पढ़ा लर्निंग नीति से। उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ की, अगर आपको वो कुछ ऑफर करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको डोर कैसे ओपन करना है, कैसे बंद करना है, कैसे बैठना है, कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, वो सब चीज़ें सर ने सिखाई थी। तो मैंने कपिल सर को फॉलो किया है उस पर। तो वहाँ से मैंने मैम प्रिपरेशन की, और बैंकिंग अवेयरनेस मुझे आती थी। और बैंकिंग अवेयरनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी अगर आपकी मेंस और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बैंकिंग न्यूज़ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज़्यादा आपके इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस का ये एक और बेनिफिट है आपको स्टार्टिंग में करने का, कि इंटरव्यू के टाइम आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मीन्स के बाद। SBI में तो मुझे लगता है हमें जब रोल नंबर्स आए थे, ये सारे एडमिट कार्ड आए थे, तो उसके बाद आई थिंक 4 या 5 डेज ही मिले थे जब इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर करके रखें अपनी बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि यही सिलेबस होता है बैंकिंग अवेयरनेस। आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आसपास की जो करंट न्यूज़ है वो पूछी जाती है। मैम इसके लिए प्रिपरेशन करते करते मुझे करंट अफेयर्स भी करनी थी, तो उसके लिए जैसे सर ने चैनल्स वगैरह सजेस्ट किए थे, तो मैंने वो यूट्यूब से पढ़ा था। इंटरव्यू प्रिपरेशन का अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट पूछूं कि आपके अंदर क्या एक वो एलिमेंट होना चाहिए जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ें मेन है कि आपको अपना पॉइंट रखना आना चाहिए, वहाँ पे आप नर्वस नहीं हो सकते। इसलिए वो ऑप्शन देते हैं कि आप लैंग्वेज चूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें। तो एक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, जो लैंग्वेज आप चूज़ करो उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए वो आपकी। हाँ, जो भी पूछेंगे आपको उसका आंसर नहीं भी आता तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं आता तो मैं कर लूँगी, अभी मुझे नहीं आती ये चीज़। तो मेन यही है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, हो जाए नॉलेज। हाँ जी, नॉलेज तो फिर चाहिए ही है, वो तो है, बट हाँ अगर आपके पास नॉलेज है, कम्युनिकेशन नहीं, तो आप बोल ही नहीं पाओगे वहाँ पे। राइट। तो वो होना चाहिए। क्योंकि अब हमने सारे फेजेस डिस्कस कर लिए हैं, एक फेज जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में आता है, रीस्टार्ट फेज, है ना? Yes, ma'am. आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आपकी लाइफ में भी आया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फ्लो में सब चीज़ें हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। बट जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एक फेलियर लगता है, बहुत दुख भरा सा एक अंदर से हो जाता है कि क्या हो गया मेरे साथ। तो मतलब आपका क्या रिएक्शन था जब आपको लगा कि नहीं हुआ? एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि अब मैं कर लूँगी, मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए? तो जब वो एक पहला फेलियर लगा था, तो उसके बाद क्या रिएक्शन था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे ऐसा करना है? मैम लास्ट ईयर SBI PO का रिजल्ट आया था 18 अप्रैल को, उससे पहले सारे रिजल्ट्स आ चुके थे। जैसे इस बार तो SBI का सबसे पहले आया, लास्ट ईयर सब आ चुके थे, SBI PO का लास्ट में आया था। तो मुझे ये था कि चलो IBPS PO नहीं हुआ, कोई बात नहीं, SBI PO में हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। तो फिर वो आप कितने भी पॉजिटिव हो ना कहीं आपको एक लगता है कि आपसे ये भी नहीं निकला, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकला इस साल, क्योंकि फेलियर्स देखने की उतनी ज़्यादा हैबिट नहीं होती है।
तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार इसमें कैसे फेल हो गई, फिर से फेल हो गई। तो उस टाइम 18 अप्रैल को जब रिजल्ट आया तो मैम पूरा अप्रैल उसके बाद जो 10 to 12 डेज थे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ऑल्दो ये था कि हाँ मैं करूँगी, वापस से स्टार्ट करूँगी, बट कैसे करूँ वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझसे कि मैं कैसे इसको स्टार्ट करूँ वापस से। मैं इस बार सभी एग्जाम्स में फेल हो गई हूँ, अगले साल पता नहीं क्या होगा, मैं फिर से एक साल ना वेस्ट करूँ। तो वो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब आप फेल होते हो। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली का सपोर्ट ही था मुझे, और कोई भी नहीं था। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर खुद बैंकर है तो उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम लगा था क्लियर करने में। तो वो बताती थी यार मुझे भी तो टाइम लगा है, तुझसे भी हो जाएगा, तो अभी से फर्स्ट अटैम्प्ट था, इतना मत परेशान हो। तो उसने बहुत सपोर्ट किया। मम्मा ने मुझे एक ही बात बोली थी, मम्मा कहते कि अभी जब तक तू नहीं छोड़ती अपनी प्रिपरेशन, जब तक तू क्विट नहीं करती, तब तक तू फेलियर नहीं है। अभी तेरे पास बहुत चांस है, तू पढ़ाई कर, अपने आप को फेलियर मत समझ। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा ठीक है अब अप्रैल सारा जा चुका है, फैमिली सपोर्ट मुझे पूरा, मुझे ये नहीं कि कुछ और करना है, मुझे फैमिली बोले कि आप कुछ ऑप्शन देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट था, कर, हो जाएगा, हमें पता था हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो बस वही सपोर्ट जो मम्मा और ब्रदर सब ने शो किया, उसी की हेल्प से मैं वापस उठी। एंड देन मई से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने सारी बेसिक्स वापस से क्लियर की अपनी क्वांट्स के स्पेशली, एंड देन उसके बाद फिर फ्लो में चलता गया सब कुछ। तो वो एक पॉइंट क्या था, एक वो मोटिवेशन पॉइंट जो आपको हिट करता था आपकी प्रिपरेशन में कि नहीं मुझे इस चीज़ के लिए मुझे क्लियर करनी है ये एग्जामिनेशन, या ये एक एलिमेंट है जिसकी वजह से मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करना है? मैम जो मेन मोटिवेशन था मुझे मेरी फैमिली से, मम्मा से ही मिला, क्योंकि मेरे फादर नहीं है मैम, तो फादर के बाद मम्मा ने ही सपोर्ट किया, और कभी हमें प्रेशराइज नहीं किया कि तुम ये करो तुम वो करो। हमने अपनी मर्जी से जो किया है, मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया। तो बस वही था कि मुझे कुछ करना है तो मम्मा के लिए करना है। आपने एक जिक्र किया था बीच में अपनी सिस्टर के बारे में। हाँ जी मैम। तो क्योंकि हम इनके घर पे आए हैं तो मैं चाहूँगी इनके सिस्टर को हम बुला लें सिर्फ 2 मिनट के लिए। सो हाय शाइना, अभी इन्होंने जिक्र किया आपके बारे में कि आप भी अभी बैंक में हो, तो आप मतलब आपकी जो सिस्टर है उन्होंने प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छा आपका रोल रहा, आपने बहुत मोटिवेट भी किया इनको, एंड अभी बैंकर भी हो। तो आपको कैसा अभी लग रहा है कि आपकी बहन ने भी क्लियर कर लिया है? एंड मैम जब मुझे पता लगा, मतलब उस दिन मैं लीव पे थी, तो मुझे पता लगा कि इसका क्लियर हुआ, तो मतलब एक्सप्रेस करने के लिए नहीं था कि मुझसे भी एक लेवल ऊपर पे गई है। तो मतलब बहुत एक्साइटेड और बहुत एक अजीब सी फीलिंग थी, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मतलब एक तरफ से इमोशनल मोमेंट भी था, एक तरफ से एक हैप्पी वाला मोमेंट भी था, बहुत अच्छा मोमेंट था। मतलब बहुत खुशी हुई उस टाइम, मतलब ऐसे लगा कि प्राउड फील हुआ बहुत ज़्यादा। तो अभी आप क्योंकि बैंक में भी काम कर रहे हो, आप क्या बाकी सब एस्पिरेंट्स को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो भी अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कि उनको क्या एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए, या क्यों क्या 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू वो अपना बैंक एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहले तो थ्रू द जर्नी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब मेरे साथ ऐसा था, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था स्टार्टिंग में। फिर मैं धीरे धीरे कपिल सर और आप सबसे मतलब एक कनेक्शन बना मेरा कि मुझे पता लगा। उसके बाद कुछ ऐसे था कि लाइफ में डीमोटिवेट बहुत हुई मैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है कि आपको वो आपने स्टार्ट क्यों किया था, अगर आपके पास इतना सा एक है मोटिव है कि किसी चीज़ को स्टार्ट किया था, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे, तो आप चाहे 5 साल लगे, 6 लगे, 7, आप उस एक आपके अंदर रहता है, मोटिवेशन होना चाहिए बस। और वो मोटिवेशन ये नहीं है आपको कोई टीचर दे सकता है, ठीक है, वो आपको एक सपोर्ट दे सकते हैं, बट अंदर से भी आपके एक होना चाहिए कि आपको करना है। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके अंदर भी होना चाहिए। टीचर्स तो फिर हेल्प करते रहते हैं। उसके मैंने खुद ने कपिल सर से किया और मैथ्स मतलब हर्षल सर से किया मैंने, तो वो सब चीज़ें ऐसे थी कि पहले स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई, बाद में इजीली सब क्लियर होता गया, हो गया उसके बाद। और जब हुआ तो बहुत अलग सा फील हुआ। सो श्रेया, आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई, एंड आई होप कि सारे एस्पिरेंट्स को आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब एक छोटी सी चीज़ आपसे चाहूँगी बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू, कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ओके तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की है, जो भी सोच के जो भी आपका मोटिवेशन है, बस उस पर कंटिन्यू रहिए। आपको बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल 3 साल अगर उस पर स्पेंड करें तो आप बहुत आगे आ चुके हैं ऑलरेडी। सो बस उसके साथ रहिए। एंड अगर आपको कहीं भी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जो मुझे भी कहीं ना कहीं था, स्ट्रेस एंजाइटी, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा मंदिर जाइए या फिर जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आप उनको थोड़ा सा आप उनसे मेडिटेशन कीजिए या जो भी आप उनको याद कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं उससे आपको लगेगा कि हाँ, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया है, आप काम भी हुए हैं एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आगे जाने में। थैंक यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज इंटरव्यू। श्रेया ने बहुत ही बारीकी से अपनी सारी प्रिपरेशन जर्नी को बताया है एंड आई होप आप सभी ने इनकी प्रिपरेशन जर्नी से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कनेक्ट किया होगा। आपने भी शायद वही गलतियां की होंगी जो श्रेया ने करी थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, और शायद अभी आप सही राह पर चल रहे हैं और आपका भी सेल्फ सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक छोटी सी यही बात बोलूँगी कि अगर लगे हुए हो तो सही डायरेक्शन में लगे हुए तो लगे रहो यार, सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन काहे की है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट तुम्हारे अंदर ही है जो तुम्हें अपने आप मोटिवेशन दे देगा। और बस उस चीज़ को याद रखना कि वाई यू हैव स्टार्टेड, किसके लिए स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था। बस वो लिख के रख लो सामने कि क्यों स्टार्ट किया था, और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यही था आज के लिए एंड बहुत सारे ऐसे और एपिसोड्स भी आने वाले हैं, तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप इनके लिए बने रहें। आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करना, और इस एपिसोड को, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना, ताकि जो भी इस फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये सारा मैसेज पहुंचना चाहिए। श्रेया की प्रिपरेशन जर्नी भी पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो अब मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड।